स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तीसरा मोर्चा बना दिया है। एआईएमआईएम ने लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी से गठबंधन किया है। इसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तीनों दलों का गठबंधन बिहार की 64 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। यह किशनगंज स्थित एआईएमआईएम के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए ओवैसी ने सेक्युलर दलों के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। 1-2 दिन में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कैंडिडेट के नामों का चयन हो चुका है। आपको बता दूं कि जो गठबंधन बना है वो एआईएमआईएम उस गठबंधन से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार ने जो पहले लिस्ट उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जो जारी की है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जी दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जेडीयू ने कुल 57 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की पहली लिस्ट में जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। लव कुश यानी कि कुर्मी कुशवाहा जाति जेडीयू के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। जेडीयू की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में इन जातियों पर विशेष ध्यान रखा गया है और इन्हें बड़ी संख्या में टिकट दिए गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में भाजपा के साथ मिलकर के सत्ता चला रहे हैं और इस लिस्ट से साफ है कि वे भाजपा के हिंदुत्व की नीति पर चलते नजर आ रहे हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में मुस्लिमों की टोपी पहनने से इनकार कर दिया था और अब इसकी झलक जेडीयू की लिस्ट में भी दिख रही है। जेडीयू की लिस्ट में जाति समीकरण के अनुसार 12 दलित जाति के उम्मीदवार, 9 कुर्मी जाति के उम्मीदवार, 6 कुशवाहा जाति के उम्मीदवार, 3 धानुक जाति के उम्मीदवार, 6 भूमिहार जाति के उम्मीदवार, 5 राजपूत जाति के उम्मीदवार, 1 कायस्थ जाति के उम्मीदवार, 1 ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार, 5 वैश्य जाति के उम्मीदवार और 2 निषाद जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। दोस्तों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस बिहार की जनता के हित में एक मजबूत और ऐतिहासिक निर्णय लेगी। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सीईसी की बैठक तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बिहार की जनता के लिए मजबूत निर्णय लेगी। उनके इस बयान को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में इस समय सभी राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन समीकरण को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस की भूमिका इस बार निर्णायक मानी जा रही है। वहीं पर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी लगातार इस कोशिश में है कि वे विपक्षी एकता का हिस्सा बने या फिर स्वतंत्र रूप से जनता के बीच मजबूत विकल्प पेश करें। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पप्पू यादव का ये बयान कांग्रेस के साथ तालमेल की दिशा में इशारा करता है। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों की नजर बिहार में संभावित नए समीकरणों पर टिकी बनी हुई है। वहीं पर कांग्रेस के सामने इस बार बिहार में दोहरी चुनौती है। एक ओर सीट बंटवारे का मुद्दा और फिर दूसरी ओर गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत। सीईसी की बैठक में उम्मीदवार चयन, प्रचार रणनीति और फिर गठबंधन की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में वे न सिर्फ विपक्ष की रीढ़ बने बल्कि जनता के भरोसे को भी वापस हासिल करें। वहीं पर पप्पू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व से यह भी उम्मीद जताई है कि पार्टी जनता से सीधे चुनाव लड़ने वाले मुद्दों पर फोकस करेगी। उन्होंने कहा है कि आज बिहार की जनता बेरोजगारी, पलायन और फिर महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रही है। कांग्रेस को इन मुद्दों पर स्पष्ट और ठोस नीति बनानी चाहिए। दोस्तों क्या सीएम नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री की नाराजगी को लेकर के जेडीयू सांसद संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी 7वें आसमान पर है। एनडीए में खींचतान, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, सीएम नीतीश कुमार के राजद में शामिल होने की खबरें, ये चर्चाओं के बाजार गर्म है। वहीं पर सभी
अपने अपने स्तर और फिर सूत्रों के हवाले से कयास लगा रहे हैं। इसी बीच जेडीयू सांसद संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर के उठ रही अफवाहों पर बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने साफ कर दिया है कि एनडीए में कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सभी एकजुट हैं। उन्होंने उठ रहे अफवाहों को विपक्ष की साजिश करार दी है। संजय झा ने कहा है कि कुछ लोग एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाली है, तो फिर नीतीश कुमार ने कमान छोड़ा ही कब था। यहाँ सीएम नीतीश ने तो पूरे बिहार का कमान संभाल रखा है। जय नीतीश कुमार की सहमति और फिर उनसे चर्चा के बाद ही कामों का किया जाता है। वहीं पर बहुत सारे लोग सीएम नीतीश कुमार को लेकर के अफवाह फैला रहे हैं। जैसे संजय झा ने कहा है कि ऐसे ही किसी के बयान पर ध्यान मत दीजिए जब आधिकारिक तौर पर जानकारी ना मिले। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग पुराने वीडियो चला करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार के पलटने के सवाल को लेकर के कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने कई बार स्पष्ट किया है और खुले मंच से कहा है कि अब ये संभव ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अब उनको कभी भी राजद में शामिल नहीं होंगे, अब वो कभी भी राजद में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद भी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। वहाँ पर विपक्ष के लोगों को चुनाव के नतीजे की जानकारी मिल गई है, यह लोगों से फीडबैक मिल गया है। विपक्ष के लोग समझ गए हैं कि जनता का मूड, युवाओं का मूड और फिर महिलाओं का मूड क्या है। इस कारण ये लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है और फिर एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। एनडीए के 243 विधानसभा सीटों पर हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। 5वीं पार्टी के नेता गए हैं। दोस्तों, बिहार में ठंड की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में मानसून की पूरी तरीके से विदा होने से पहले ही ठंड ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। जी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही सुबह और फिर शाम में ठंडी हवाएं चलने लगी है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जहाँ दिन और फिर रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं पर धूप में भी अब ये तपिश रही है। अब लोगों को मीठी लगने लगी है और फिर घरों में चादरें और फिर हल्की रजाइयाँ निकल आई है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार सर्दी का असर बिहार में सामान्य से अधिक रहने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह लानीना है। लानीना, इसके चलते प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य बना रहता है और फिर वायुमंडलीय हवाएं ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसका सीधा असर भारत के मौसम पर पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नवंबर की मध्य से ही ठंड तेज हो जाती है और फिर दिसंबर जनवरी में हार कपा देने वाले ठिठुरन देखने को मिलेगी। इसका असर देर तक रहने की संभावना जताई गई है। पर आज के मौसम के बारे में बात की जाए तो आज बिहार का मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्के कोहरे और फिर ओस की बूंदों के साथ दिन की धूप शुरुआत होने की उम्मीद है, जबकि शहरी इलाकों में भी ओस का असर दिख सकता है। वहाँ पर अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस और फिर न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। सुबह और शाम में हल्की ठंडक का साफ महसूस की जा रही है। दोस्तों, बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदरूनी विवाद के बावजूद भी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आखिरकार 6 सीटें मिली है। हालांकि इन सीटों के बंटवारे ने परिवारवाद के मुद्दे को हवा दे दी है। केंद्र में मंत्री मांझी ने आवंटित 6 में से 50% सीधे अपने परिवार के सदस्य बहू दीपा कुमारी, समधन ज्योति देवी और दामाद प्रफुल्ल कुमार मांझी को दी है। वहीं पर इसके अलावा 2 टिकट पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और फिर उनके भतीजों को दिए गए हैं। कम सीटें मिलने के बावजूद भी मांझी ने यह सुनिश्चित किया है कि पार्टी पर पारिवारिक वर्चस्व बना रहे, जिससे बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग के समीकरणों पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर समझौता होने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें मिली है। वहीं पर पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, लेकिन टिकट बंटवारे में जीतन राम मांझी का परिवारवाद खुल करके सामने आया है। मांझी ने आवंटित सीटों में से आधी अपने निकटतम पारिवारिक सदस्यों को सौंप दी है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक शादीशुदा औरत के लव अफेयर ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। उसका अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था, यानी कि चक्कर चल रहा था, जो चुपके से उसके घर आता जाता था। लेकिन जब उसके ससुराल वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो फिर गाँव की पंचायत ने वो किया जो सोचा भी नहीं था। गाँव के बीच में दोनों की शादी करा दी गई। वहाँ पर पति ने कहा कि अगर मेरी पत्नी सच में उससे प्यार करती है तो फिर मैं उससे उनकी शादी करवा दूंगा। पर इस अजीब फैसले ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा जा रहा है कि औरत के पति ने खुद आगे आकर के कहा कि अगर मेरी पत्नी सच में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है तो फिर मैं उसका साथ दूंगा। इस बात ने पूरे गांव को हैरान कर दिया है। वहीं पर बताया जाता है कि पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठा करके साक्षी ने 5 दिन पहले राहुल को अपने घर बुलाया। उसने अपने घर वालों से कहा कि वे बीमार है और फिर खाना नहीं बना सकती है। राहुल छत पर बने एक कमरे में छिप गया। वो फिर कल रात जब साक्षी के ससुराल वाले खाना देने पहुंचे तो फिर उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक
हालात में पाया और इसके बाद पूरा गांव मौके पर जमा हो गया और पंचायत बुलाई। वहीं पर पंचायत ने फैसला किया है कि दोनों की शादी गांव में ही करा दी जाए, जहां गांव वालों की मौजूदगी में कपल की हिंदू रीति रिवाज से शादी करा दी गई और फिर एक स्टाम्प पेपर पर साइन कराए गए। वे अब पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने नामांकन दाखिल करने को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। यह दरअसल मनीष कश्यप 18 अक्टूबर को चनपटिया विधानसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ वाली तस्वीर को शेयर भी किया है। इसके साथ ही मनीष कश्यप ने लिखा है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर एक नया संकल्प। प्रिय चंपारण वासियों, आप सबके आशीर्वाद और फिर सहयोग से 18 अक्टूबर को मैं मनीष कश्यप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भेजूंगा। जनसुराज की तरफ से वहीं पर हालांकि जनसुराज या फिर प्रशांत किशोर की तरफ से मनीष कश्यप को टिकट देने को लेकर के कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मनीष कश्यप ने पहले ही नामांकन करने को लेकर के ऐलान किया है। प्रशांत किशोर के साथ वाली तस्वीर भी डाली है, जिससे चर्चा है कि जनसुराज के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ उनके समर्थकों की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जा रहा है। वहीं पर अपने पोस्ट में मनीष कश्यप ने यह भी लिखा है कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनता की आवाज को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और फिर जन आंदोलन की इस यात्रा में अपना समर्थन दें। दोस्तों, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की एकजुटता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा मामला पूरी तरीके से सुलझ गया है और अब गठबंधन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। वहीं पर मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने की संभावना पर संजय जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि एनडीए में सभी सीटों का बंटवारा हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि अब उनकी कोई एंट्री हो सकती है। अगर उन्होंने अंतिम समय में कोई प्रयास भी किया तो फिर हम उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है। वहीं पर महागठबंधन में खींचतान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में पहले जो सिंबल बांटे गए सोशल मीडिया पर देखा कि बाद में उन्हें वापस ले लिया गया। एक कांग्रेस नेता ने बताया है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी दल को सिंबल बांटने का अधिकार पहले किसने दिया। इस बात को लेकर के उनकी आपसी खींचतान चल रही है। वहीं पर कांग्रेस किसी भी सूरत में राजद के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और छोटा भाई बनने को राजी नहीं है। वहीं पर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सभी दलों ने आपस में चर्चा करके सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया है। सभी दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया है कि भाजपा ने पहले लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बाकी 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में चुनाव का ऐलान कई दिनों पहले हो चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। वहीं पर एनडीए और फिर महागठबंधन में सीटों को लेकर के लगातार संघर्ष चल रहा है। एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन सीटों के नाम पर संघर्ष अभी भी सामने आ रही है। इस बीच पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं पर चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने पहली बार बिहार चुनाव पर बात कही है। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर घर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार। जब फिर बनेगी सुशासन की सरकार, एक बार फिर सुशासन की सरकार बनेगी, ये कहना है पीएम मोदी का। वहीं पर बिहार चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की भी 2 सूची जारी कर दी गई है। वहीं पर पहली सूची में 71 और फिर दूसरी सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। वहीं पर बीजेपी के अलावा जनसुराज, जेडीयू, हम समेत कई पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। जब बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जहाँ आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पहला चरण 6 नवंबर को है। दोस्तों, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल बात यह है कि बीजेपी ने परसों अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम उम्मीद से कम आए हैं, सिर्फ 71। जबकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी 100 के आसपास उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। जहाँ उससे ये साफ हो जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही है कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में। जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर दी है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने हाल ही में सीट बंटवारा अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई विवादों ने जोरदार तरीके से सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं पर चुनाव 2 चरणों में 6 और फिर 11 नवंबर को होंगे, जबकि वोट गिनती 14 नवंबर को होगी। कुल 243 सीटों पर सियासत गरमाई हुई है, जहां पर एनडीए को मुख्य चुनौती छोटे सहयोगियों की महत्वाकांक्षाओं और फिर अंदरूनी असंतोष से मिल रही है।
दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादों की झड़ी लगा दी है, लेकिन इन वादों की कीमत इतनी भारी है कि अगर इन्हें वास्तव में लागू किया गया तो फिर बिहार का खजाना खाली हो सकता है। विशेषज्ञों और फिर सरकारी रिपोर्टरों की माने तो इन घोषणाओं को पूरा करना बिहार की वित्तीय सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है। वहीं पर आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नीतीश कुमार सरकार ने लगभग सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। 1,21,00,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। इसके उद्देश्य से उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। अगस्त से बिहार की 1,89,000 बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया। जहाँ वहीं पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ा करके 1,100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। वहीं पर 18 से 25 साल के लगभग 12 लाख बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई। वहीं पर 16 लाख पंजीकृत मजदूरों को 5,000 रुपये का एक मुफ्त कपड़ा भत्ता मिलेगा। जीविका दीदी, आंगनबाड़ी और फिर आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि की गई। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तमाम योजनाओं पर सरकार को कुल मिलाकर के करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम बिहार की कुल सालाना आय का करीब 75% है। या ऐसे में विकास, आधारभूत ढांचे, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए राशि बचा पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, बिहार में बीएसएससी के सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी निकाली गई है। जहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर 23,175 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाकर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 23,175 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। वहीं पर पहले पदों की संख्या 12,199 थी, लेकिन बाद में आयोग ने इसे बढ़ा करके 10,976 कर दिया गया है, जिससे कुल पदों की संख्या 23,175 हो गई है। जो उम्मीदवार पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जो नए इच्छुक हैं वे नए शेड्यूल के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में इस विधानसभा चुनाव कुछ अजब ही उलटफेर देखने को मिल रहा है। एनडीए में मचा घमासान किसी तरह थमा तो अब खबर है चिराग पासवान मायूस हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ना चाहने पर भी कुछ ऐसा हो गया जो दिल्ली दरबार को पसंद न आया हो। हालांकि अभी तक ना तो राजद की ओर से और न ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हालांकि लेफ्ट पार्टियों ने देर न करते हुए अपने तरफ से लिस्ट जारी कर दी है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने देर न करते हुए राघोपुर विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर दिया है। वो इस सीट से पिछले 2 चुनाव में जीते हैं और फिर लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों विधायक रह चुके हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली जिला के मुख्यालय हाजीपुर में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके पिता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तथा मां राबड़ी देवी मौजूद रही। वहीं पर पर्चा दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर की जनता ने हम पर लगातार 2 बार भरोसा किया है। जनता मालिक है। ये तीसरी बार है जब हमने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है। हमें विश्वास है कि राघोपुर की जनता एक बार फिर से हम पर भरोसा करेगी। हम सिर्फ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार बनाना चाहते हैं। अब बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं। कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव 243 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नॉमिनेशन के लिए जब तेजस्वी यादव पटना से निकले तो फिर वे कार्यकर्ताओं ने बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो के नारे लगाए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, बिहार की सियासत में न केवल राजनीतिक चेहरों की हलचल तेज हो गई है, बल्कि फिल्मी सितारों की राय और बयानबाजी भी सुर्खियों में है। खास करके भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए सितारे इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर के अहम बयान दिया है। उन्होंने न केवल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सराहना की है, बल्कि प्रशांत किशोर की सोच को भी सराहा है। वहीं पर पवन सिंह के निजी विवाद पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और समाधान की सलाह दी है। यह खेसारी लाल यादव ने अपने बयान में साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है जब बिहार को एक बार बदल करके देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक बिहार का विकास भी संभव नहीं है। इस बार जनता की सोच में बदलाव आया है और जो नेता लोगों के विश्वास में खरा उतरेगा वही चुनाव जीत सकता है। उन्होंने तेजस्वी यादव के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि तेजस्वी ने युवाओं के लिए नई संभावनाएं और मौके खोले हैं जो पहले नहीं दिखते थे। खेसारी लाल यादव का मानना है कि एक मौका हर
किसी को मिलना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो फिर उसे फिर से आगे बढ़ाने का मौका भी मिलना चाहिए। वहीं पर राजनीति में अपने प्रवेश को लेकर के चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए खेसारी लाल यादव ने साफ कहा है कि ना तो वे खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और ना ही उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ने की इच्छुक है। उन्होंने बताया है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं है और वे खुद को चुनावी माहौल में सहज महसूस नहीं करते हैं। जब अपनी पत्नी को लेकर के उन्होंने कहा कि वे भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि इस समय बच्चे छोटे हैं और फिर परिवार की प्राथमिकता ज़्यादा अहम है। दोस्तों, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अब तक 116 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली और फिर दूसरी उम्मीदवार लिस्ट जारी कर चुकी है। जब पहले लिस्ट कुल 51 नाम शामिल किए गए थे, जब पार्टी ने 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जब पहली लिस्ट में चर्चित नाम भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे का था, जो कि रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि अन्य पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि अगर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम शामिल होता है तो फिर इसका मतलब होगा कि वे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर 11 अक्टूबर को राघोपुर से पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। राघोपुर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का घर माना जाता है। हालांकि प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं पर प्रशांत किशोर ने बताया है कि अब तक घोषित उम्मीदवारों में 31 अति पिछड़े वर्ग से, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग से और फिर 21 मुस्लिम समुदाय से हैं। कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में प्रतीक किन्नरों को गोपालगंज जिले की भोरे सीट से, कमलेश पासवान को हरनौत और सीट से और फिर अभयकांत झा को भागलपुर सीट से उतारा गया है। दोस्तों, पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर के इस्तीफा देने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आपके साथ जदयू में काम किया है, साथ ही आपसे आत्मीय संबंध भी रहा है, परंतु आज कहीं न कहीं अपने स्वाभिमान एवं अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के सिकटा क्षेत्र की जनता के हक में जदयू की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। दोस्तों, जनसुराज ने चर्चित भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे को करगहर से टिकट देकर के उम्मीदवार बनाया है। रितेश पांडे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन करने के बाद रितेश पांडे ने मीडिया से बातचीत की है। रितेश पांडे ने कहा कि बिहार में मुद्दा ईगो नहीं है, बहुत सारा मुद्दा है जिस पर हम काम करेंगे। गरीबी, अशिक्षा, प्लान हमारा मुख्य मुद्दा है। बिहार के लोगों का जीवन सही करना हमारा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मंत्री लोग कहते हैं कि बिहार के लोग प्लान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अच्छे जीवन स्तर की तलाश के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर के काम कर रहे हैं। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप पलायन रोकने के लिए इतने दिन से क्या कर रहे थे। आपको बता दूं कि जनसुराज पार्टी ने रितेश पांडे को करगहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। रितेश पांडे खुद करगहर के ही रहने वाले हैं और फिर भोजपुरी के चर्चित चेहरा हैं। जहां अपने समर्थकों के हुजूम के साथ रितेश पांडे अपना नामांकन भरने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार को बदहाली के दौर से निकलने के लिए जनसुराज के कार्यकर्ता इस चुनाव में आए हैं। जहाँ ऐसे में जो मूलभूत समस्याएं हैं और फिर स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर के वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता इस बार जनसुराज को पूरे प्रदेश में अपना आशीर्वाद देगी। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दी है कि वे किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने मीडिया में जारी बयान में कहा है कि उनकी चुनाव लड़ने से संबंधित फैसला पार्टी को करना था और जनसुराज के थिंक टैंक ने फैसला किया है कि लगातार व्यस्तता और फिर सभी सीटों पर समय देने की वजह से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना है। एनडीए में सभी सत्ता की बंदरबाट के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर ने बताया है कि सैद्धांतिक तौर पर वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और इसके लिए राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के उन्होंने पूर्वाभास भी किया था, लेकिन अंत में पार्टी का फैसला उन्हें स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 16 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ यहां पर दानापुर और सहरसा में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पटना के दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। इसके वे सहरसा में बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी का बिहार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई चौंकाने वाले और चर्चित नाम शामिल है। इन नामों में सबसे ज़्यादा ध्यान बक्सर सीट से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा ने खींचा है। अपने प्रशासनिक कैरियर में तेज तर्रार और बेबाक छवि रखने वाले आनंद मिश्रा अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं। उन्हें बीजेपी की सुशासन और फिर कड़े कानून व्यवस्था वाली छवि को मजबूत देने के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा है। आनंद मिश्रा 2011 बैच के असम मेघालय कैडर के IPS के अधिकारी रहे हैं, जहां उनका प्रशासनिक कैरियर मुख्य रूप से नक्सलवाद और फिर ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए गए कड़े और सफल अभियानों के लिए जाना जाता है। साल 2023 में उन्होंने अपनी सक्रियता सरकारी सेवा से VRS ले लिया और फिर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। असम के कई जिलों में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया, जिसके कारण उनकी गिनती बिहार कैडर में न होते हुए भी एक प्रभावशाली अधिकारी के रूप में होने लगी थी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है, जबकि IPS आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से रंजन कुमार को टिकट दिया गया है। यहाँ से सुरेश वर्मा पहले बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे। इस बार भी सुरेश शर्मा टिकट की रेस में थे, लेकिन भाजपा ने रंजन कुमार को टिकट दिया है। वहीं पर बीजेपी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में सबसे चर्चित नाम मिथिला की लोक गायिका मैथिली ठाकुर का है। मैथिली ठाकुर ने कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया था। उन्हें दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। हाईघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं पर बीजेपी की 12 कैंडिडेट लिस्ट में 2 बड़े नामों को टिकट नहीं दिया गया है। बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानू का टिकट पार्टी ने काट दिया है। वहीं पर छपरा से बीजेपी विधायक CN गुप्ता की जगह पार्टी ने यहां से महिला कैंडिडेट को उतारा है। दोस्तों, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले चरण के नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन महागठबंधन के भीतर टकराव अब भी कायम है। कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी इसके अलावा 7 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रही है। वहाँ पर कांग्रेस ने मुकेश सहनी को भी सीधा जवाब दिया है और सीटों पर बात करना है तो फिर तेजस्वी यादव से बात करें, कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये कहना है कांग्रेस का। जहाँ दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता मदन मोहन झा ने कहा है कि पार्टी ने 60 सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय कर लिए हैं। अब उन पर आलाकमान की मुहर लगनी बाकी है। पार्टी ने 5-7 अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की है, उस पर आलाकमान को फैसला लेना है। वहीं पर मदन मोहन झा ने कहा है कि कांग्रेस ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। RJD से बातचीत में इसमें 2-3 सीटों का इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होगा। मदन मोहन झा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस 58 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वैशाली जाते समय भी कार्यकर्ताओं ने इसी नारे को खूब लगाया। कोचाधामन से RJD का टिकट किसको जा रहा है, मास्टर मुजाहिद साहब को या फिर इजहार अस्फी साहब को? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सवाल से ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म है और पूरे सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रहा है। जब कोई कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को तो कोई कहते हैं कि इजहार अस्फी साहब को टिकट फाइनल है। जी हाँ, लेकिन लोग कंफ्यूज है कि आखिर सच क्या है। कुछ इसी तरीके के हालात बहादुरगंज विधानसभा को लेकर है। हालांकि वहां पर टिकट को लेकर नहीं बल्कि सीट को लेकर के है कि सीट RJD की तरफ जा रही है या फिर कांग्रेस की तरफ। यानी कि कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा को लेकर के पूरी तरीके से अफवाह फैल रही है। सड़कों, गलियों और फिर गाँव से लेकर के सोशल मीडिया के रण क्षेत्रों में एक तूफान बन चुकी है। किशनगंज जिले की 2 सबसे चर्चित और संवेदनशील सीटें कोचाधामन और बहादुरगंज इन दिनों अफवाहों की आंधी का केंद्र बनी हुई है। दोनों सीटें जहां टिकट को लेकर के सियासी ड्रामा, गठबंधन के भीतर खींचतान और कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पर तलवारबाजी, ये सब कुछ ऐसा है कि बिहार का सियासी माहौल गर्मा गर्म हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अफवाहों का शोर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल रचा जा रहा है, ये सवाल है। क्या ये पोस्ट वोटरों को भटकाने की चाल है या फिर गठबंधन की एकता को तोड़ने की साजिश? आइए इस सियासी तमाशों में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा है क्या। तो दरअसल सबसे पहले बात करते हैं कोचाधामन विधानसभा सीट की, जहां पर सियासी ड्रामा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस सीट पर मुख्य विपक्षी दल के मौजूदा विधायक के समर्थक सोशल मीडिया पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। उनकी पोस्ट में जोश, जुनून और आत्मविश्वास भरा हुआ है। वे चिल्ला चिल्ला करके दावा कर रहे हैं कि टिकट उनके नेता के झोली में ही पक्का है और ये सीट उनके कब्जे में ही रहेगी, कोई इसे छीन नहीं सकता है। लेकिन रुकिए,
देखिए, सियासत में इतनी आसानी से कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ तो ट्विस्ट पर ट्विस्ट है। उसी दल के एक दिग्गज पूर्व विधायक के समर्थक भी पीछे नहीं है। वे भी सोशल मीडिया पर ताल ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि टिकट तो उनका ही है और कोई उनसे इसे छीन नहीं सकता है। टिकट उनका फाइनल हो चुका है। दोनों खेमों की ये तीखी पोस्ट और वीडियोस ने सोशल मीडिया को एक रणभूमि में तब्दील कर दिया है। कार्यकर्ताओं की ये आपसी जंग न सिर्फ दल के भीतर तनाव पैदा कर रही है, बल्कि वोटरों में भी कंफ्यूजन का माहौल बना रही है। सवाल यह है कि क्या ये समर्थकों का जोश है या टिकट की जंग में कोई सुनियोजित सियासी चाल चल रही है? क्या ये पोस्ट गठबंधन की एकता को कमजोर करने का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह है जो सोशल मीडिया पर उफान मार रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारा ड्रामा दल की एकजुटता को चकनाचूर कर देगा? ये भी सवाल है। वहीं पर अब चलते हैं बहादुरगंज विधानसभा सीट की ओर, जहां पर सियासी जवार और भी खतरनाक उफान पर है। यहाँ पर विपक्षी गठबंधन के दो बड़े दलों के समर्थक आपस में ही तलवारें भांज रहे हैं। एक दल के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर चीख चीख करके कह रहे हैं कि ये सीट हमारी है, ये तो पक्की बात है। वहीं पर उनकी पोस्ट में जोश है, दमखम है और एक तरह का विजयी भाव है। लेकिन रुकिए, वहीं पर दूसरी दल कहां चुप बैठने वाला है। उनके समर्थक भी पूरे दमखम के साथ सोशल मीडिया पर उतर आए हैं और दावा ठोक रहे हैं कि नहीं, ये सीट हमारे खाते में आ रही है और कोई इसे छीन नहीं सकता। या कुछ पोस्ट इतनी तीखी और उग्र है कि लगता है कि जैसे गठबंधन के भीतर ही एक सियासी युद्ध छिड़ गया हो। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि अगर सीट बंटवारे में उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर इसका असर पूरे समीकरण पर पड़ेगा। किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल और फिर संवेदनशील इलाके में जहां हर वोट की कीमत सोने से ज्यादा है, वह अफवाहें और दावे सियासी समीकरण को पूरी तरीके से पलटने की ताकत रखते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या ये सारी हलचल गठबंधन की रणनीति का हिस्सा है या ये अनियोजित शोर वोटरों को भटकाने का काम कर रही है? या सियासी जानकार इस ड्रामे को देख करके चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी अफवाहें और फिर सोशल मीडिया पर शोर भले ही चुनाव से पहले का तमाशा हो, लेकिन उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। किशनगंज जैसे इलाके में जहां पर वोट का हर गणित मायने रखते हैं और जहां कोचाधामन और बहादुरगंज जैसी सीटें सियासी समीकरण को पलटने की ताकत रखती है, ये अफवाहें और हकीकत में बदलती है तो फिर सियासी भूचाल आना तय है। लेकिन यहाँ हमारी सलाह साफ और स्पष्ट है कि इन अफवाहों पर तब तक यकीन आप ना करें जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो जाए। सोशल मीडिया की हर चमक सच नहीं होती है। हर पोस्ट, हर दावा, हर वीडियोस के पीछे जरूरी कि नहीं कि ये सच ही हो। ये अफवाहें वोटरों को भटकाने, गठबंधन को कमजोर करने या फिर सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश हो सकती है। तो चलिए सावधान रहें, सच का इंतजार करें और आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करें। हमारी नजरें गठबंधन की आधिकारिक घोषणाओं और फिर चुनाव आयोग के हर कदम पर टिकी हुई है और हम आपको बिल्कुल सच्ची खबरें दिखाएंगे। जो सही है वही आप तक पहुंचाएंगे। जब बिहार का ये सियासी रन अभी और रंग दिखाने वाला है। कोचाधामन और फिर बहादुरगंज, इन सीटों पर हर दावा, हर पोस्ट, हर अफवाह सियासत की दिशा बदल सकती है। लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि अफवाहों की इस जंगल में फंसने से आप बचें। जब तक गठबंधन या फिर चुनाव आयोग की ओर से टिकट और सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा ना हो, इन सोशल मीडिया पोस्ट को मनोरंजन तक ही आप सीमित रखें। बिहार का मतदाता समझदार है, खास करके किशनगंज सीमांचल का मतदाता तो कुछ ज़्यादा ही समझदार है और वे जानते हैं कि सच और अफवाह में फ़र्क कैसे करना है। इन सीटों पर चल रही सियासी जंग का असली फैसला तो 6 से 11 नवंबर तक होने वाले मतदान में होगा और नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। जी आप याद रखें कि सोशल मीडिया की हर चमक सच नहीं होती। सियासत का ये रन अभी और ड्रामे दिखाएंगे, लेकिन सच वही है जो आधिकारिक तौर पर सामने आएगा। जब बिहार चुनाव की हर ताज़ा अपडेट, हर बड़ी खबर और हर सियासी ट्विस्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDB लाइव देख रहे हैं। हम आपके लिए सियासत की हर नब्ज पर नज़र रखे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।